Welcome to my channel Exam तैयारी सब्सक्राइब एंड प्रेस बेल आइकन। हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखने वाले हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, जो कि आपको पता है कि अभी रिसेंटली आई है और बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके बारे में सब कुछ जानने में मैं आपको पूरा डिटेल में बताने वाली हूँ कि कौन सी पॉलिसी जो सबसे पहली NEP है वो कब आई थी और कौन लेकर आया था, और अब जो नई आई है उसमें क्या क्या चेंजेस आए हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है ये। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखिए, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 यानी कि जो नई नई शिक्षा नीति है, इसे शॉर्ट में NEP कहा जाता है। ये आई है हमारी 29 जुलाई 2020 को, यानी कि वेडनेसडे को आई है। ठीक है, को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नई शिक्षा नीति को मंजूरी दे दी है। किसने इसको मंजूरी दी? इसको यूनियन कैबिनेट यानी केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है, और जिसमें स्कूल और उच्च शिक्षा में व्यापक बदलाव का प्रस्ताव दिया गया है। यानी सिर्फ ये स्कूल से रिलेटेड नहीं, पूरा एजुकेशन से रिलेटेड है। यानी कि चाहे वो हमारी स्कूल के लेवल की एजुकेशन हो या हायर लेवल की एजुकेशन है, दोनों में ही क्या बदलाव लाए जाएंगे आने वाले समय में, उन सारी चीज़ों की जानकारी जो है वो दी गई। तो सबसे पहले तो इम्पॉर्टेंट है इस डेट को याद रखना कि कब ये लाई गई है। अब हम देखेंगे कि जो NEP है, यानी कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, वो हमारी उसका मकसद क्या है। ठीक है, यानी वो काम क्या करती है, उसका उद्देश्य क्या है, पहले उस चीज़ को समझिए और फिर आपको समझ में आएगा कि अब उसमें क्या चेंजेस लाए गए हैं, क्या क्या नई चीज़ें जो हैं वो इसमें ऐड ऑन की गई हैं। तो NEP देश में शिक्षा के विकास का मार्गदर्शन करने के लिए एक व्यापक ढांचा है। शिक्षा का विकास यानी कि जो भी एजुकेशन सिस्टम चल रहा है हमारे देश में, जो भी चीज़ें फॉलो की जा रही है एजुकेशन की फील्ड में, वो सारी चीज़ें जो हैं उसमें किस तरह से करना है, सब कुछ कैसे डेवलपमेंट करना है, उन सब का मार्गदर्शन करती है NEP। ठीक है, इस नीति की आवश्यकता पहली बार 1964 में महसूस की गई थी। ठीक है, तो सबसे पहली बार 1964 में की गई थी, जब क्या था, कांग्रेस की सरकार थी, और जब कांग्रेस के सांसद सिद्धेश्वर प्रसाद ने शिक्षा के लिए दृष्टि और दर्शन की कमी के लिए तत्कालीन सरकार की आलोचना की थी। यानी उन्होंने वहाँ पे तब जो है कांग्रेस की सरकार थी, और उन्होंने बोला कि हमारे जो देश है उसमें एजुकेशन सिस्टम बहुत ही ख़राब है, उसमें एक समान दृष्टिकोण की आवश्यकता है, यानी जो कि पूरे देश में एक जैसी शिक्षा को लागू किया जाए। तो उसके लिए उन्होंने प्रस्ताव रखा था 1964 में। ठीक है, तो उसी वर्ष UGC के अध्यक्ष DS कोठारी की अध्यक्षता में एक 17 सदस्यीय शिक्षा आयोग का गठन किया गया। ठीक है, तो उसी सन में यानी 1964 में ही क्या है, 17 सदस्यों का 17 मेंबर्स की एक शिक्षा आयोग यानी एजुकेशन कमीशन को बनाया गया, और जिसके अध्यक्ष थे हमारे DS कोठारी। आपको पता है इनका नाम बहुत फेमस है, और उनको दिया गया है सारा काम। तो इस आयोग को शिक्षा पर एक राष्ट्रीय और समन्वित नीति यानी कोऑर्डिनेटेड पॉलिसी का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए गठित किया गया, क्योंकि उनको क्या काम दिया गया। अब इस जो हमारा एजुकेशन कमीशन था, शिक्षा नीति थी इन 17 सदस्यों की, उनको बोला गया कि आप एक ड्राफ्ट तैयार करो जिसमें ऐसी बातें होंगी सारी, जो कि एक पॉलिसी होगी जो हम पूरे देश में लागू करेंगे, जो क्या करेगी, हमारे पूरे देश में एक जैसी शिक्षा को लागू किया जाएगा। कोऑर्डिनेटेड पॉलिसी को लागू करने के लिए उनको कहा गया। इस आयोग के सुझाव के अनुसार संसद ने 1968 में पहली शिक्षा नीति पारित की। फिर क्या हुआ कि अब ये सारी बातें हुई, उन्होंने जो 17 सदस्य थे उन सब ने मिलकर एक तैयार किया ड्राफ्ट, और उनके सुझाव के आधार पर 1968 में पहली शिक्षा नीति को पारित किया गया। तो पहली शिक्षा नीति कब आई थी हमारी? 1968 में। ठीक है, पूरी एक कट्टरवादी शिक्षा को लागू करना इनका मकसद था, जिसको क्या है सारे पूरा देश जो है वो फॉलो करेगा। तो पहली शिक्षा नीति कब आई हमारी? 1968 में। फिर दूसरी शिक्षा नीति आई हमारी 1986 में, राजीव गांधी के समय में, और पहली जो आई है वो इंदिरा गांधी के समय में आई है। ठीक है, 1986 ये बहुत ज़्यादा फेमस है। 1986 की NEP को 1992 में संशोधित किया गया था। ठीक है, तो अब ये जो है जब 1986 में आई, फिर इसमें भी देखा गया कि कुछ कमियां हैं और संशोधन की ज़रूरत है। तो इस नेशनल पॉलिसी एजुकेशन पॉलिसी को 1992 में संशोधित किया गया। संशोधित करने के लिए
काम शुरू हुआ। उसके बाद अब उसमें संशोधन करने के बाद सोचिए 34 ईयर्स के बाद संशोधन हुआ 1986 के बाद, अब 2020 में आई है हमारी। तो 34 ईयर्स के बाद जो है अब तीसरी हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है, जो कि आई है 29 जुलाई 2020 को, और नरेंद्र मोदी जी की सरकार में। तो पहली जो आई थी इंदिरा गांधी की सरकार में, दूसरी राजीव गांधी थे, और अब नरेंद्र मोदी के टाइम पे आई है। अब देखते हैं नई शिक्षा नीति के मुख्य बदलाव, यानी जो हमारी अभी आई जो नई शिक्षा नीति आई है तीसरी, उसमें क्या मेन बदलाव किए गए हैं पहले से। तो नई शिक्षा नीति में स्कूल एजुकेशन से लेकर उच्च एजुकेशन तक की कई बड़ी बदलाव जो है वो किए गए हैं। उच्च शिक्षा में 2035 तक 50% GER पहुंचने का लक्ष्य किया गया है, जो कि क्या है 2018 में ये सिर्फ 26.3% था। GER यानी कि ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो, यानी कितने लोग जो हैं वो एडमिशन लेते हैं उच्च शिक्षा में, उनका एनरोलमेंट कितना है, तो वो सिर्फ 26.3% है, जिसको ये बोला गया है कि 2035 तक यानी कि इन 15 सालों में हमें 50% तक पहुंचाना है। दूसरी बात की गई है ई पाठ्यक्रम क्षेत्रीय भाषाओं में विकसित किए जाएंगे। ई पाठ्यक्रम को शामिल करने की बात की गई है। ई पाठ्यक्रम किस भाषा में होंगे, उनके क्षेत्रीय भाषा में लागू किए जाएंगे। देखिए ये जो पॉलिसी आई है नई, उसमें बहुत सारी नई चीज़ें हैं जो कि हमारी एजुकेशन में टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हैं। अभी तक हम जो है टेक्नोलॉजी के मामले में एजुकेशन में स्पेशल लोअर लेवल पर यानी स्कूल के जो लेवल्स हैं उनमें बहुत पीछे हैं। जो हाई फाई स्कूल है, अच्छे स्कूल है, उनमें ही ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जाता है। लेकिन अब ये शिक्षा नीति जो वो चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल्स जो हैं हमारे, उनमें चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल हो, वहाँ पर अच्छी एजुकेशन सिस्टम, अच्छा सा एनवायरनमेंट जो है बच्चों को दिया जाए। और इससे क्या है, एक पॉजिटिविटी एक ये है कि टीचर्स जो हैं, जैसे कि बहुत से टीचर्स हैं वो बस ऐसे ही एग्ज़ाम देकर आ गए हैं, कैसे भी अपना जैक लगा के आ गए हैं या अपनी जगह किसी को और भेज देते हैं पढ़ाने के लिए। तो ये जो करप्शन चल रहा है उस करप्शन को भी हटाया जा सकता है, क्योंकि अगर आप टेक्नोलॉजी का यूज़ करना जानते हो, उस तरह से पढ़ाना जानते हो, तभी आप पढ़ा पाओगे। तो उससे क्या आप समझ लीजिए ये पॉलिसी बहुत अच्छी है हमारे आने वाले फ्यूचर के लिए, स्पेशली हमारे बच्चों के फ्यूचर के लिए। क्योंकि वहाँ पे क्या है ना कि अब जो चल रहा है, और आने वाले टीचर्स के लिए भी, जो कैंडिडेट्स जो है वो अच्छे हैं, कैपेबल हैं, और जिनको ज़रूरत है, जिनको होना चाहिए, ठीक है, वो ही जो है वहाँ पे टीचर बनने के योग्य हैं। उनके लिए बहुत अच्छा स्टेप है ये कि उनको उनके चांस मिलेंगे। क्योंकि अगर आप पढ़ाने के लायक हो तभी आप जो है पढ़ा पाओगे टेक्नोलॉजी को यूज़ करके, और टेक्नोलॉजी को यूज़ करना भी जो है वो सिखाया जाएगा, ट्रेनिंग दी जाएगी। तो मेनली यहाँ पे एक बात और है कि क्षेत्रीय भाषा या मदर टंग जो है उसको अहमियत दी जाएगी। वर्चुअल लैब विकसित की जा रही है और एक राष्ट्रीय शैक्षिक टेक्नोलॉजी फोरम बनाया जा रहा है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। इन्होंने क्या है, एक NETF यानी कि राष्ट्रीय शैक्षिक टेक्नोलॉजी फोरम, नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम की स्थापना की है। ये क्या करेगा, ये शिक्षा मूल्यांकन योजना प्रशासन को बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग पर विचारों के मुक्त आदान प्रदान के लिए एक मंच प्रदान करने के लिए NETF को जो है उसका गठन किया गया। यानी मेनली इसका किया गया है कि शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा जो है वो अच्छी बने, मूल्यांकन करने की जो प्रोसेस है यानी एक असेसमेंट की जो प्रोसेस है वो अच्छी बने, प्लानिंग अच्छी हो। इन सब चीज़ों को बढ़ाने के लिए जो भी हमें प्रौद्योगिकी की ज़रूरत है, टेक्नोलॉजीज़ की ज़रूरत है, तो उनका जो है विचार आप लोग बता सको, नए लोग बता सके, और किस तरह से यूज़ करना है, क्या यूज़ करना है, कैसे करना है, इन सब चीज़ों के बारे में बात करने के लिए इसका गठन जो है वो किया गया है। पूर्व इसरो प्रमुख के कस्तूरी रंगा की अध्यक्षता वाली समिति ने नई शिक्षा नीति के तहत शैक्षणिक सुधार का सुझाव दिया है। देखिए अब जो पहले वाली शिक्षा नीति थी, फर्स्ट वाली उसे कोठारी आयोग ने किया था, ठीक है, और कोठारी जी ने किया था, उनका नाम जुड़ा हुआ था। अब ये जो नीति आई है उसके साथ के कस्तूरी रंगा का नाम जुड़ा है, तो ये इंपॉर्टेंट है। ये इसरो के, वो UGC के थे, ये इसरो के प्रमुख हैं, और इन्होंने ही सारी चीज़ें जो है इस नीति में बताई हैं, सुझाव दिया है कि क्या क्या हमें शैक्षणिक सुधार करने हैं। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री को 31 मई 2019 को सौंपा था।
और उसके जो अध्यक्ष थे वो थे हमारे रमेश पोखरियाल। उनको सौंपा था कि हमें जो भी समिति के सुझाव थे कि क्या क्या एजुकेशन में चेंज करने चाहिए, वो सारी चीज़ों को समिति ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जिसको इंग्लिश में कहते हैं मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय रखने का प्रस्ताव किया। इसके साथ साथ देखिए एक चीज़ और की गई है, ये समिति जो है नई, उन्होंने क्या बोला है कि हम मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या करेंगे, शिक्षा मंत्रालय करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ बोली गई है। अब हम देखते हैं कि एजुकेशन में क्या चेंज लाया गया है। ठीक है, तो स्कूल छोड़ चुके बच्चों को वापस लाने के मकसद से नवाचार युक्त शैक्षणिक केंद्रों की व्यवस्था पर जोर दिया जाएगा। नवाचार युक्त यानी कि इनोवेटिव केंद्र बनाए जाएंगे, सेंटर बनाए जाएंगे, ताकि जो बच्चे स्कूल छोड़ के चले जाते हैं, अगर वो फेस करते हैं प्रॉब्लम्स, जैसे कई बार उनकी जो नेटिव लैंग्वेज है उसको प्रायोरिटी नहीं दी जाती, या बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उनको वो स्कूल जो है वो छोड़े ना, इसके लिए नवाचार युक्त शैक्षणिक केंद्रों की स्थापना की जाएगी। विद्यालयों के साथ काउंसलर और प्रशिक्षित सामाजिक कार्यकर्ताओं को भी जोड़ा जाएगा, ताकि अगर बच्चे को कोई मेंटली स्ट्रेस है तो उसको भी क्या है वो हैंडल करें। तो काउंसलर्स को जोड़ा जाएगा और सामाजिक कर्ताओं को भी जोड़ा जाएगा। स्कूल की व्यवस्था देखें तो पहले जो व्यवस्था थी, हमारी जो पुरानी नीति थी, उसमें स्कूल की व्यवस्था 10+2 की संरचना थी। ठीक है, 10 तक और +2 का मतलब 11-12। ठीक है, तो अब जो व्यवस्था की गई है वो है हमारी 5+3+3+4 व्यवस्था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको अपनाया गया है। इसमें क्या है कि जो पहले के 3 से 8 वर्ष है, यानी कि जो 5 वर्ष है शुरू के, उसमें 3 से 8 वर्ष के बच्चे होंगे। इसको फंडामेंटल स्टेज कहा गया है। बाद में 8 से 11 वर्ष के बच्चे, इसे प्रिपरेटरी कहा गया है, जिस 3 साल जो हैं। बाद के जो 3 साल है उसमें 11 से 14 वर्ष के बच्चे हैं, इसे मिडिल कहा गया है, मिडिल स्टेज कहा गया है। और लास्ट हमारे जो 4 वर्ष हैं, जिसमें 14 से 18 वर्ष के बच्चे, इसे सेकेंडरी स्टेज जो है वो कहा गया है। तो ये पूरा ढांचा जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़ा बदलाव है ये, क्योंकि इसमें क्या, हमारी एजुकेशन सिस्टम पहले क्या था, 10+2 था। 10+2 का मतलब 6 से शुरू होती थी हमारी क्लासेस, लेकिन यानी बच्चा जब 6 साल का होता था। अब यहाँ पे क्या रखा है, हमारा जो स्कूल प्री स्कूल है उसको भी इसमें शामिल किया गया, यानी 3 से 5 वर्ष, जिसे हम प्री स्कूल एजुकेशन कहते हैं या आंगनबाड़ी कहते हैं, इसको भी इसमें शामिल किया गया है। इसके अलावा मिड डे मील प्रोग्राम को प्री स्कूल के बच्चों तक बढ़ाया जाएगा, यानी प्री स्कूल के जो बच्चे हैं, आंगनबाड़ी के बच्चे, उनको भी जो है मिड डे मील में शामिल किया जाएगा। नेक्स्ट है NEP का कहना है कि कक्षा 5 तक के छात्रों को उनकी मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाया जाना चाहिए। ठीक है, तो ये बात जो है इस पे बहुत ज़्यादा जोर दिया गया। जैसे अभी आप देखोगे बहुत सारे प्राइवेट स्कूल जो है, जहाँ पे जो इंग्लिश मीडियम है, उनमें उनकी मातृभाषा को या उनकी क्षेत्रीय भाषा को इम्पोर्टेंट नहीं दी जाती है। लेकिन अब ये जो नीति आएगी, इसके बाद चाहे प्राइवेट स्कूल हो चाहे गवर्नमेंट स्कूल हो, सही भी पे कम से कम कक्षा 5 तक जो है उसकी मातृभाषा बच्चे की या क्षेत्रीय भाषा को पढ़ाए जाने के लिए कहा जाएगा। शिक्षकों को इसके लिए क्या है, द्विभाषी शिक्षण सामग्री यानी बायलिंगुअल टीचिंग लर्निंग मटेरियल सहित द्विभाषी दृष्टिकोण यानी बायलिंगुअल अप्रोच को उपयोग करना होगा, और इसके लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। ठीक है, ताकि हर बच्चा जो है वो जो बेसिक एजुकेशन है जो वो उसे आसानी से मिल सके। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को मेन करिकुलर में शामिल किया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा NCERT 8 वर्ष तक की उम्र के बच्चों के लिए नेशनल करिकुलम एंड पेडागोजी फ्रेमवर्क फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन विकसित करेगी, NCPECCE। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसका फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, तो ये बात है। इसके अलावा स्टैंडर्ड सेटिंग निकाय के तौर पर एक नेशनल असेसमेंट सेंटर परख, ठीक है, परख की स्थापना होगी। स्टैंडर्ड सेटिंग निकाय यानी कि एक स्टैंडर्ड जो मेंटेन है उसको मेंटेन किया जाए, उसको विकसित किया जाए, तो उसके लिए एक हमारा सेंटर है उसे बनाया गया है, परख, जिसका फुल फॉर्म है परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। इसकी स्थापना होगी। संपूर्ण उच्च शिक्षा के लिए भारत का उच्चतर शिक्षा आयोग सर्वोच्च निकाय होगा। इसमें मेडिकल और लीगल एजुकेशन या लॉ एजुकेशन जो है उसको शामिल नहीं किया गया है। तो ये तो उच्च शिक्षा के बारे में है कि बाकी सभी जो शिक्षा, उच्च शिक्षा जितनी भी होगी वो उच्चतर शिक्षा आयोग के अंदर आएगी, मेडिकल और लीगल एजुकेशन या लॉ एजुकेशन जो है उसको छोड़कर। तो ये थी हमारी संपूर्ण शिक्षा नीति, न्यू एजुकेशन
पॉलिसी, न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जिसमें जो जो चेंजेस लाए गए हैं, जो मेन इंपॉर्टेंट चेंजेस हैं वो मैंने आपको बताए हैं यहाँ पे। बाकी तो बहुत कुछ इसमें है, लेकिन ये चीज़ें जो हैं, चाहे आप किसी भी अभी रिसेंट आपका अगर कोई एग्ज़ाम होगा, चाहे वो सीटेट, यूपीटेट, केवीएस, एनवीएस, उनमें से जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें मैंने आपको बताने की कोशिश की है, ताकि आने वाले एग्ज़ाम में आपके लिए ये हेल्पफुल रहे। और नई नीति है तो इससे एग्ज़ाम में आने की चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं। तो आई होप आपको अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, वीडियो भी अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।